आज मैं आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताना चाहता हूँ। दो ऐसे साउथ अफ्रीकन्स हैं जिनके बारे में आप पहले ही जानते होंगे। एक का नाम एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस है कॉल्ड शार्लीज थेरॉन, आपने उसको मैड मैक्स वाली फ़िल्म में शायद देखा हो। और एक और भी बहुत फेमस साउथ अफ्रीकन नाउ नेचुरलाइज्ड अमेरिकन सिटीज़न है जिसका नाम है इलॉन मस्क भाईजान, जो कि आजकल डोज के इंचार्ज बने हुए हैं और गवर्नमेंट में से कह रहे हैं ये भी हटा दो, वो भी हटा दो, ये साइंस भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो एंड सो ऑन। ठीक है, खुद वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते रहते हैं और गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे साइंसदानों को दे रही है, इंस्टीट्यूशंस को दे रही, उन पे वो कह रहे हैं बंद करो, सिर्फ मुझे ही दो। तो ये दो बड़े फेमस साउथ अफ्रीकन्स हैं, मगर ऑफ कोर्स ये तो वाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं। इनसे भी ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड और तारीख़ में सबसे अहम शख्सियत फ्राम साउथ अफ्रीका टू हैव इमर्ज्ड इज़ ऑफ कोर्स नेल्सन मंडेला, who is an inspiration to many people. जब मैं छोटा सा था तो मेरे कमरे के अंदर थैंक्स टू माय पेरेंट्स दो पोस्टर लगे होते थे। एक था यासिर अराफात का पोस्टर और एक था नेल्सन मंडेला का पोस्टर। फ़लस्तीन से तो लोग हमारे घर भी आते जाते रहते थे, कोई फ़लस्तीन से भागा हुआ था, कोई जॉर्डन से पैलेस्टीनियन भागा हुआ था, कोई इधर से कोई उधर से, तो दे वुड कम ऑफन टू पाकिस्तान इन दैट टाइम। अब बहुत कम आते हैं एक्चुअली, उस ज़माने में ज़्यादा आया करते थे और मंडेला का भी पोस्टर लगा होता था। तो बचपन से मंडेला को सपोर्ट भी किया, फॉलो भी किया। और फिर ऑफ कोर्स व्हेन ही वन फाइनली एंड ही वाज रिलीज्ड एंड देन अपार्थाइड की गवर्नमेंट गिरी, तो वी ऑल फेल्ट लाइक दिस वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल विक्ट्री फॉर अस बिकॉज वी हैड ऑल सपोर्टेड नेल्सन मंडेला। और उस ज़माने में 80s के अंदर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो बहुत सारी मौसीकी अपार्थाइड के ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला के हक़ के अंदर हम सुना करते थे और वो उस मौसीकी से भी बड़े मुतासिर और इंस्पायर होते थे कि एक ना एक दिन ज़रूर ये रेसिस्ट गवर्नमेंट जो है वो गिरेगी। साउथ अफ्रीका के बारे में जो मेन फीचर था वो था ये कि इट वाज अ हाईली रेसिस्ट गवर्नमेंट और पूरी दुनिया के अंदर उसके ख़िलाफ़ बैन्स और बॉयकॉट्स के कैंपेन्स जारी थे। जिस तरह आज पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ बॉयकॉट और बैन्स के कैंपेन्स जारी हैं, उस ज़माने में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उसी तरह से बैन्स जारी थे। शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के लोग फील वेरी क्लोज टू द पैलेस्टीनियंस। और जब फ़लस्तीनियों के साथ मसले मसाइल हुए तो पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया, इतने सारे मुसलमानों मुल्कों को ने कुछ नहीं किया सिवाय स्टेटमेंट वगैरह देने के। बट साउथ अफ्रीका वाज द वन कंट्री दैट टुक द इजराइलीज टू कोर्ट एंड सेड कि ये जो तुम कर रहे हो ये वॉर क्राइम्स है, ये जेनोसाइड है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं और तुम्हें कोर्ट में लेके जाएंगे और साबित करके दिखाएंगे कि तुम जो कर रहे हो फ़लस्तीनियों के साथ वो जेनोसाइड है। अब आप सोचें कि फ़लस्तीनी मुसलमान मिडिल ईस्टर्न वहाँ बैठे हैं, साउथ अफ्रीकन्स ऑल द वे एट द टिप ऑफ अफ्रीका बैठे हैं, उनको क्या गर्ज़? उनको यही गर्ज़ कि वो ये महसूस करते हैं कि जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है एग्जैक्टली वही हमारे साथ हुआ, और वो है सेटलर कलोनियलिज्म। तो जब हम साउथ अफ्रीका की तारीख़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक किस्म के कलोनियलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं जिसको सेटलर कलोनियलिज्म कहा जाता है। हम भी कलोनियलिज्म के थ्रू गुजरे, मगर हमारे और उनके कलोनियलिज्म में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पे गोरे आके सेटल नहीं हुए, आते थे चंद साल के लिए फिर दफ़ा हो जाते थे, कुछ रह जाते थे, शादियाँ कर लेते थे यहाँ पे आटे में नमक के बराबर, राइट। दे वर नॉट दैट मैनी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट यू विल सी कि सेटलर कलोनियलिज्म यही फ़र्क है कि कुछ यूरोपियंस जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ सेटल हो जाते हैं और फिर वहाँ पे ज़मीन टेक ओवर करना और ये सब कुछ करना, और वो उस किस्म का कलोनियलिज्म यानी सेटलर कलोनियलिज्म ऐसा है कि उसको अपरूट करना, उसको तोड़ना, उसको तब्दील करना खासा मुश्किल काम साबित होता है। आए सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी कदीम तारीख़ को देख लेते हैं और फिर सेटलर कलोनियल सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू डिस्कवर कि इनफैक्ट 3 मिलियन ईयर्स अगो से भी रिमेन्स इंसानों की साउथ अफ्रीका के अंदर मिलती हैं। ये उनका वो म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको ऐसी ह्यूमन फॉसिल्स वगैरह मिलेंगी दैट आर 3 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मगर बहरहाल जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं जिनको हम होमो सेपियंस कहते हैं, जो अबाउट 2 लाख साल पहले शुरू हुए थे, यू कैन फाइंड के दे आर लिविंग देयर एटलीस्ट 170,000 ईयर्स अगो। सो यानी अगर 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस पैदा हुए तो 30,000 साल बाद जो हैं वो सदर्न अफ्रीका की टिप पे जा पहुँचे थे। कहाँ वो पैदा हुए थे? केनिया वगैरह के इलाके के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीका के इलाके के अंदर होमो सेपियंस डेवलप हुए और वहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया। 30,000 ईयर्स लेटर दे वर इन सदर्न अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका। We can see also कि 4th century में they were migrants from the north settled. They were the San people, the Khoikhoi people, etc. These were hunter gatherers mainly in fact gatherers,
नॉट इवन सो मच हंटर्स, और इनकी सोसाइटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़ थी और इंतहाई एगैलिटेरियन सोसाइटी थी। नेचुरली ये एक ऐसे लोग थे जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी या इवन सेटल्ड एग्रीकल्चर वगैरह या लार्ज स्केल इरिगेटेड एग्रीकल्चर वगैरह जहाँ जहाँ डेवलप नहीं हुआ था, तो वहाँ पे वही फॉर्मेशन थी ट्राइब्स की जो कि एक नोमैडिक पैस्टरलिस्ट कम्युनिटी की होती है। By 1480s, the Portuguese navigator Bartholomew Dias came to South Africa, और जैसे कि अफ्रीका के अंदर यूरोपियंस का ट्रेडिशन था, उसने भी आके एक वहाँ पे क्रॉस जो है वो गाड़ दिया और कहा लो जी ये पोर्चुगल का होगा। 1497 में वास्को डिगामा साहब भी वहाँ से घूम के गए कि he was exploring the entire world, the great explorer, etc. Naturally, he didn't settle there or anything. But by 1652, Jan Van Riebeeck of the Dutch East India Company came there and he founded the Cape Colony, जिसको हम Cape of Good Hope भी कहते हैं या Cape Town भी बोला जाता है, Cape Colony भी कहा जाता है, which is right at the tip of Africa. और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था और पूरी दुनिया के अंदर वो ट्रेड कर रहे थे और यहाँ पर भी वो नेचुरली पहुँच गए और उन्होंने अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप साउथ अफ्रीका कभी जाएं तो जो केप टाउन है, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, वो क्यों उसको कहा जाता है, क्योंकि पहले वहाँ पे वहाँ पे हमेशा ही बड़े स्टॉर्म आया करते थे, तो किसी ने उसको नाम दे दिया कि ये तो केप ऑफ स्टॉर्म्स है। फिर उन्होंने कहा नहीं इसको अच्छा नाम दे देंगे तो शायद ये यहाँ पे समुंदर अच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। उसकी सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली ये है कि जब आप उसको क्रॉस कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर लिया। उससे पहले तो लोग सोचते थे पता नहीं क्रॉस हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, यू सेलिंग डाउन द कोस्ट, ख़त्म ही नहीं हो रहा, अफ्रीका ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट फाइनली व्हेन यू गो अराउंड यू लाइक ओके आई फाइनली क्रॉस्ड ओवर टू द अदर साइड टुवर्ड्स एशिया। और आपको ये भी मालूम ही होगा कि उस ज़माने में जिसने भी एशिया पहुंचना था यूरोप से, वो इसी रास्ते से जाता था, अफ्रीका के नीचे से घूम के जाना पड़ता था। इनफैक्ट दैट्स वाई क्रिस्टोफर कोलंबस डिसाइडेड कि यार मैं दूसरी तरफ जाके देखता हूँ क्या होता है, एंड डिस्कवर्ड ऑफ कोर्स द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उससे भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी। मगर सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पे सेटलर कलोनियलिज्म शुरू हुआ लार्ज स्केल में 1865 में। मिसाल तौर पे 2.5 लाख लोग ऑलरेडी वहाँ पर आ चुके थे। 20th सेंचुरी तब तक शुरू होती है तो हम देखते हैं कि 1 मिलियन लोग वहाँ पे जो यूरोपियंस हैं वो आके सेटल हो चुके थे। अक्सर तो डच थे, कुछ और नेशनैलिटीज़ के लोग भी इसके अंदर शामिल थे, और उन्होंने वहाँ पे रह के तो अपनी ज़बान भी एक तरह से डेवलप कर ली, विच इज़ कॉल्ड अफ्रीकानर। ठीक है, which is sort of derived from their European language but also mixed with local languages and other influences and so on. By 1795 ब्रिटिश ने कहा ले जी असी मर गए हैं, असी भी तो गए हैं ना, मतलब इन्नी ज़बरदस्त कॉलोनी तुसी बना लईए तो सानू भी कोई हिस्सा दियो। So 1795 में the British now seized Cape Colony from Netherlands, and then of course there was a bit of a jung between them. The territory was returned to the Dutch in 1803 and then again went back to the British by 1806. यानी कि by the turn of the century between 1895 and 1806, जब 19th century came about तो British said कि ये अब कॉलोनी हमारी होगी। ये एक ऐसा पीरियड भी है जब अफ्रीकन्स भी resist कर रहे थे against this kind of settler colonialism. The Xhosa Wars are an example of that. From 1779 all the way to 1879, 100 साल मुख्तलिफ African tribes, especially the Xhosa, continued to fight against European settlement. और इनफैक्ट इनके बारे में कहा जाता है 9 लंबी लंबी जंगें चलीं, and they are considered the longest running wars in the history of European colonialism in Africa. तो यानी कि ठीक ठाक रेजिस्टेंस उनको साउथ अफ्रीका के लोगों से मिली, बट यू कैन अंडरस्टैंड, आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम वर फाइटिंग विद स्पीयर्स, बोज एंड एरोज, वुडन सॉर्ड्स, वुडन शील्ड्स, वुडन वेपन्स एक्सेट्रा, जबकि यूरोपियंस के पास बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी और वो जीत नहीं सकते थे। बहरहाल बड़ी बहादुरी से वो लड़े, उन बेचारों को इन्होंने डिफीट किया और डिफीट करके जो बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स थे वो ना सिर्फ यूरोपियंस ने टेक ओवर कर लिए, बल्कि दोज लैंड्स वो कबायली ज़मीनें थी ना, वो किसी की निजी मलकियत नहीं थी, कबीले की पूरी ज़मीन होती थी, समझी जाती थी वो, जहाँ पे वो अपने पैस्टरलिस्ट कम्युनिटी, नोमैडिक कम्युनिटी वगैरह एग्जिस्ट करती थी, एग्रीकल्चर भी किया करते थे एंड सो ऑन। तो अब उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको बना दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी।
कि अब ये हमारी निजी मलकियत होगी। तो इस तरह पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम और स्ट्रक्चर था उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी शुरू हुई। Shaka Zulu, the great Shaka Zulu, was also expanding his empire at this particular period, and the Zulus were considered fierce warriors, incredible warriors. हालांकि देखो वो भी किन हथियारों से लड़ रहे थे मगर डरते नहीं थे बिल्कुल। और आज भी अफ्रीका के अंदर बड़ी मशहूर है उनके बारे में ये बात कि the Zulu are the bravest people, you know, that you can find in southern Africa, etc. So, और उनके बारे में बड़ी mythologies भी हैं, शाका ज़ुलू के बारे में भी, etc. and so on. But basically their kingdom was now expanding, and at the same time on the other side जो अफ्रीकानर्स थे उन्होंने केप कॉलोनी को छोड़ा and they started what's called the Great Trek. ये आप देख सकते हैं, ये केप टाउन है, केप ऑफ गुड होप, जहाँ से आप जब घूम जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ओके मैंने अफ्रीका क्रॉस कर लिया है। ये केप टाउन एक्चुअली इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट यूरोपियनाइज्ड टाउन्स इन साउथ अफ्रीका। इनफैक्ट केप टाउन अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ वाइट साउथ अफ्रीकन्स मिलेंगे, और बाकी अगर आप अंदर हिंटरलैंड में कहीं पे भी साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ आपको वाइट्स कम मिलेंगे और ब्लैक लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो क्योंकि ये इनकी ओरिजिनल आप कह लें एक तरह से पोर्ट भी था, कॉलोनी भी थी एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ से वो निकले और उन्होंने ये सारे एरियाज़ जो हैं इनमें ट्रैक करना शुरू किया और इनको कॉन्कर करने की कोशिश की और कर लिया। और उसके नतीजे में उन्होंने दो स्टेट्स बनाए, एक का नाम था दी ऑरेंज फ्री स्टेट और दूसरे का नाम था ट्रांसवाल। ठीक है, ये दो स्टेट्स उन्होंने बनाए और उन्होंने कहा ये ऑटोनमस स्टेट्स हैं जी, ये हमारे अपने स्टेट्स हैं। यानी कि ये सेटलर कॉलोनियल जो वहाँ पे बोअर्स गए थे, उनको बोअर्स कहते हैं, उनके स्टेट्स थे। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी गरीब गुरबा ही थे ये लोग जो कि ट्रैक करके इन एरियाज़ में गए, एंड द ट्रैक वाज प्रीटी रफ एज सच, मगर वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे अफ्रीकन्स को डिस्प्लेस कर लिया और अपनी फार्मर कॉलोनीज़ बना ली। द वर्ड बोअर बेसिकली मीन्स फार्मर एंड सो ऑन। ठीक है जी। 1867 में अब साउथ अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका के अंदर ख़ास तौर पे इन एरियाज़ में, ये जो नए एरियाज़ थे जहाँ पे बोअर्स ने अपनी ऑटोनमस कॉलोनीज़ वगैरह बना ली थी, डायमंड्स डिस्कवर हो गए। ठीक है, एंड नाउ ऑफ कोर्स द ब्रिटिश वांटेड टू बी इन ऑन इट, सो दे एनेक्स्ड नाउ ट्रांसवाल, व्हिच वाज वेयर द डायमंड्स बेसिकली वर, वेयर द माइंस रियली वर, एक्सेट्रा। 1879 में ब्रिटिश और ज़ुलूस की लड़ाई हुई जिसमें ब्रिटिश ने ज़ुलूस को फाइनली डिफीट कर दिया, एंड दिस वाज द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द अमेजिंग ज़ुलू एम्पायर as long as it lasted, sadly. 1880 to 81 was the first Boer War, Anglo-Boer War this is called. ये जंग ये थी कि जो बोअर्स थे, जो अफ्रीकानर्स थे, वो कहते थे कि हमने ब्रिटिश के तहत नहीं रहना, हमने इंडिपेंडेंट रहना है एंड सो ऑन। तो वो फिर ब्रिटिश के खिलाफ उनकी जंग हुई और दे वो क्वाइट शॉक्ड, क्योंकि जो बोअर्स थे वो काफ़ी ठीक ठाक लड़ सकते थे और लड़ाका किस्म के लोग थे, एंड द ब्रिटिश एक्सपीरियंस्ड enormous difficulty in that, और बहुत ये खून खराबे वाली जंग भी थी in fact. So anyway, Transvaal is restored as a republic in a negotiation. British said ठीक है, we'll allow you to be, you know, sort of independent. Transvaal पे ही क्यों ब्रिटिश और बोअर्स की लड़ाई हो रही है? Obviously क्योंकि डायमंड्स वहाँ पे हैं भाई, obvious बात है, माइनिंग वहाँ पे, तो उस पर लड़ाई होनी ही थी। 1880s में in addition to diamond, gold is also discovered and there's a gold rush, और इसमें De Beers कंपनी, आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, becomes sort of manages to get a monopoly. About 70% of the trade here उनके कंट्रोल में आ जाता है बतदरीज, and they have a monopoly power and they have a monopsony power, almost complete control over the diamond trade. आज भी जब आपकी ब्याह होगा तो आप कहेंगे कि प्लीज़ मुझे एक De Beers की इंगेजमेंट रिंग ला देना, या फिर आप कहेंगे कि मैं De Beers की इंगेजमेंट रिंग ले रहा हूँ अपनी फियांसे के लिए, एक्सेट्रा। बट दीज वर द कंडीशंस इन विच द पोर ब्लैक्स वर्क दीज माइंस, वर horrific conditions, और उन्होंने इनफैक्ट ऐसी मोनोपसनी कायम की हुई थी कि वो इन लोगों की तनख्वाह में इजाफा नहीं होता था, तनख्वाहें इनकी गिरती जाती थी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल उनकी तनख्वाहें ऐसे फिक्स की हुई थी कि दे वुड रियली नॉट ऑफर देम एनी गुड लिविंग वेजेस। इवन मार्केट फोर्सेस भी अगर कहीं पे तनख्वाह बढ़ा रही हैं तो दे वुड मेक श्योर थ्रू अ मोनोपोली over the labor market that would never happen. In fact, this is where the theory came up of what we call the backward bending supply curve, जिसमें वो ये कहते हैं कि नहीं इन लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं देने, अगर इन लोगों को ज़्यादा पैसे दे दिए तो ये काम पे ही नहीं आएंगे। हालांकि दिस थियरी इज़ टोटली रॉन्ग इकोनॉमिकली, इट्स अ वेरी रिएक्शनरी एंड स्टूपिड थियरी, और गलत थियरी है
क्योंकि ज़ाहिर बात है, हो सकता है कि अगर मैं आपको ज़्यादा पैसे दूं तो आप कहें कि बस इतना मैं काम करने के लिए तैयार हूं, दैट्स फाइन। मगर क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूं तो आपकी जगह कोई और भी तो आ सकता है ना। तो हो सकता है कि आप ना आएँ, आप अपने आवर्स जो है रिस्ट्रिक्ट कर दें, इंस्टेड ऑफ वर्किंग अ 40-hour वीक, वर्क अ 20-hour वीक, बट देन आई गेट समबडी एल्स टू डू द वर्क। सो इन फैक्ट दिस वाज अ वेरी रिएक्शनरी आइडिया, जिसके तहत फार्मर्स भी और माइनर्स भी ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, इनको ज़्यादा पैसे नहीं देने, अगर इनको ज़्यादा पैसे दे दिए कभी काम करने नहीं आएंगे। कैसी अजीबो-गरीब किस्म की थियरी थी। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स इन विच इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड फॉर अ वेरी रिएक्शनरी पर्पस, ओनली वन ऑफ द एग्जांपल्स। और लेबर कंडीशंस भी बहुत ही बुरे थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आम होती थी, कोड़े मार दो, मार पीटो और ये सब कुछ करो, ये सब चीज़ें जो है आम थी। और बेसिकली दिस वाज अ काइंड ऑफ स्लेव लेबर। इनफैक्ट जो बोअर्स थे और जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो था ये कि अब देखो हमने यहाँ पे ज़मीन तो टेक ओवर कर ली है, हमने ये लैंड्स तो टेक ओवर कर ली, बट हाउ डू वी मेक श्योर कि जो लेबर है, अफ्रीकन लेबर, उसको हमने किसी तरह फोर्स करना है कि वो हमारे लिए आके काम करे। ठीक है, ये तो नाकाफ़ी है ना कि उनको दफ़ा कर दिया अपनी ज़मीनों से, मगर उनको फोर्स करना है कि उन्होंने हमारे लिए आके काम करना है। इस मकसद के लिए फिर उन्होंने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम बनाया, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है मगर बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का सिस्टम बनाया, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट, इंटरनल पासपोर्ट सिस्टम भी बनाया। उन्होंने कई किस्म के कानून, टैक्सेशन, ये वो, लैंड लॉज, लेबर लॉज पास किए, जिन सब का मकसद ये था कि ब्लैक्स को बेसिकली इतना गरीब कर दो, उनको इतना मजबूर कर दो कि दे आर फोर्स टू कम एंड वर्क फॉर द वाइट्स। ये उस रिजीम की दानिस्तन पॉलिसी थी। मिसाल तौर पे एवरी मेल स्लेव मूविंग बिटवीन टाउन एंड कंट्री हैड टू कैरी अ पास साइंड बाय हिज और हर मास्टर। 1797 से केप कॉलोनी में पासपोर्ट्स आ गए कि भाई यू कैन नॉट एंटर द सिटी विदाउट अ पासपोर्ट एक्सेट्रा। 1809 में दे इंट्रोड्यूस द कैलेडोन कोड्स, तो उसमें भी ये था कि यू हैव अ फिक्स्ड रेजिडेंस, ये आपका घर है, यहाँ पे आपने रहना है और उसके साथ आपकी डोमिसाइल के साथ आपको आपकी आइडेंटिटी वगैरह फिक्स। फिर उन्होंने 1841 के अंदर मास्टर्स एंड सर्वेनेंस ऑर्डिनेंस पास किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक मजदूर, हालत देखो बेचारे मजदूरों की, काम कैसे कर रहे हैं। एक मजदूर अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो वी विल कंसिडर दैट नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट वी विल कंसिडर दैट अ क्रिमिनल ऑफेंस। अंदाज़ा करो, यानी कोई डिजर्ट कर दे, कोई डिसोबीडियंट हो जाए, कोई बिल्कुल ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाए, एब्सेंस हो जाए विदाउट लीव एक्सेट्रा, तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। इनके खिलाफ जेल सेंटेंसेस होंगे, क्रिमिनल चार्जेस होंगे कि ये छुट्टी पे क्यों गया। अंदाज़ा करो, कोई वर्कर छुट्टी पे चला जाए, इस बात को क्राइम समझा जाए। 1873 में इसी तरह दे क्रिमिनलाइज केयरलेसनेस, irresponsibility, drunkenness, use of master's property for the servant's own purpose, disobedience, use of insubordinate language. किसी ने ऐसी insubordinate language कर दी, उसके पे भी criminal charges, losing, damaging or in risking the master's property as a result of dereliction, ये सब criminal offenses थे। यानी इतनी सख्त लेबर regime शायद ही दुनिया के अंदर किसी ने मुतारफ़ कराई हो जितनी साउथ अफ्रीका के अंदर इस वक्त थी। और जब वो भी काफ़ी नाकाफ़ी था तो उन्होंने कहा यार इस तरह करते हैं, इंडिया से भी बॉन्डेड लेबरर्स को ले आते हैं। तो 1860 के बाद टिल 1901 तकरीबन इंडिया गए और इंडिया से उठा के थाउजेंड्स ऑफ लोगों को लेकर आए कि यहाँ आओ और यहाँ पे शुगर केन काटो और यहाँ पे माइंस में काम करो, और माइंस में कम थे एक्चुअली, शुगर केन काटो, यहाँ पे प्लांटेशंस में काम करो और रेल रोड्स बनाओ। ठीक है, और जब वो भी कम पड़ा तो उन्होंने कहा चलो फिर चीन से भी जाके उठा के ले आते हैं। लो जी, चाइना से भी उन्होंने जाके इंडेंचर्ड लेबर उठाए और वो उधर वहाँ पे लेकर आए और रेलवे लाइंस वगैरह बिछाई। ये देखो, ये एक लेबर कॉलोनी जहाँ पे लोगों को इकट्ठे करके लाया गया है कि ये अब आके काम करेंगे यहाँ पे। अंदाज़ा करें आप, एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का वहाँ पे तस्वर पैदा हो गया कि जो ब्लैक्स थे वहाँ पे उनको वो कहते थे काफिर। आप अगर साउथ अफ्रीका जाएं तो खुदा के लिए किसी ब्लैक को आपने काफिर नहीं बोल देना, क्योंकि वो आपका सिर फाड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये टर्म ऑब्वियसली वही है जो कि मुसलमान इस्तेमाल करते थे। और जब ईस्ट कोस्ट पे जो अरब्स थे, वो स्लेव ट्रेडर्स थे ना, वहाँ से ग़ुलामों को उठाते थे और मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजते थे। अंडर द अब्बासिद एम्पायर ब्लैक्स यूज्ड टू वर्क एक्सेट्रा इन द इराक रीजन एंड मैनी अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा। तो ये एक स्लेवरी का सिस्टम कायम था, इस्लाम के पूरे पीरियड के अंदर कायम रहा। तकरीबन कहा जाता है 17 मिलियन स्लेव्स ओवर दैट होल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, 1400 ईयर्स से ज़्यादा ही थोड़ा सा पीरियड है जिसमें ये स्लेव ट्रेड जारी था। तो इट्स अ ह्यूज स्लेव ट्रेड। अफ्रीका की बदकिस्मती देखो कि वेस्ट कोस्ट के अंदर अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ईस्ट कोस्ट के अंदर ये ईस्टर्न स्लेव ट्रेड जो अंडर इस्लाम जस्टिफाई हुआ। तो वहाँ पे जो अरब ट्रेडर्स आते थे, वहाँ से लोगों को उठा के लेके जाते थे, वो आम लोगों को वहाँ पे क्या कहते थे, काफिर, कि ये काफिर हैं।
तो यही टर्म फिर यूरोपियंस ने भी अडॉप्ट कर ली और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया काफिर, कि ये काफिर है। और एक्चुअली वहाँ पे दिस इज़ नाउ कंसिडर्ड अ रेशल स्लर। अगर आप किसी को कहें काफिर तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप उसको गाली निकाल रहे हैं, उसको डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं एंड सो ऑन। अजीब व गरीब किस्म के और उन्होंने टैक्सेस लगा दिए कि उसके नतीजे में लोग इतने मफलूज हो जाएं कि दे हैव टू कम एंड वर्क फॉर द वाइट्स। फॉर एग्जाम्पल हॉलोवे कमीशन में लिखा है, इन द पास्ट डिफिकल्टी वॉज एक्सपीरियंस इन obtaining a sufficient supply of labor for the industries of the country. The native in a tribal reserve felt no urge to go out to labor. Why would he go and labor for you in those horrible conditions? Zahiri baat hai, he had no urge to go and labor. Not accustomed to anything more than his simple wants of tribal life, he had really no incentive to work for more. Good for him, I would say. वो खुश है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम्हारे लिए वो आगे काम करे। The European governments, wanting labor for their industries, decided to bring pressure to bear on the native to force him to come out to work, and did this by imposing taxation. देखो वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने टैक्स जानबूझ के उन पे इसलिए लगाया कि वो इतने मजबूर हो जाएं कि हमारे लिए आगे काम करें। और ये देखो किस तरह से हाउ दे वुड रिफर टू द अफ्रीकन्स। कमीशन कहता है, सपोज द काफिर्स रिटायर बैक टू देयर क्राउड्स, वुड यू बी इन फेवर ऑफ आस्किंग द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स लेबर? मिनिस्टर जवाब देता है, certainly I would make it compulsory. Why should a nigger be allowed to do nothing? I think a kafir should be compelled to work in order to earn his living. तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसी क्या रवैया था इन लोगों का वहाँ पे लोगों का। आगे वो पूछते हैं कि अगर वो नहीं काम करता तो क्या करेंगे आप? वो कहते हैं मैं टैक्स लगा दूंगा। Then you would not allow the kafir to hold land in the country, but he must work for the white man to enrich him. He must do his part for the work of helping his neighbors. हद हो गई है, अपने आप को नेबर बना लिया और कह रहा है कि मेरी मदद के लिए अब इसको काम करना होगा, और काम करने के लिए वो टैक्स भी मैं लगाऊंगा और उसको ज़मीन से भी डिप्राइव कर दूंगा। ओए होए। इस तरह लेबर टैक्स के ज़रिए, ट्रिब्यूट के ज़रिए और इवन प्रिजन लेबर के ज़रिए लोगों को इन हालात के अंदर, आप देख सकते हैं ये 3 वाइट बंदे खड़े हैं ऊपर, और ये देखो ये अफ्रीकन्स का क्या हाल कर दिया उन्होंने। और उनसे वो काम करवाते थे, कभी पब्लिक वर्क्स पे, रोड मेकिंग पे, प्लाउइंग पे, हार्वेस्टिंग पे, वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे। These were the conditions in which the slavery in which the African population was reduced, frankly. फिर उन्होंने 1879 में एक और एक्ट प्रोड्यूस करा दिया, नेटिव लोकेशन एक्ट। बाय द वे, आप लोगों की शक्ल से नज़र आ रहा है कि आप बड़ी डिप्रेस हो रहे हो कि ये सारे एक्ट सुन के। ये चंद एक्ट्स हैं जो मैंने चीदा निकाले हैं, ठीक है। जो मेरा ऑनलाइन लेक्चर है उसमें और तफसील से हैं। इतने ऐसे एक्ट्स हैं कि आप थोड़ी देर बाद हाथ खड़े करके कहेंगे कि सर बस कर दे, अब दिल जो है और बर्दाश्त नहीं कर रहा। जब मैंने एक दफ़ा पिछली दफ़ा एक कोर्स पढ़ाया था, ये वाला नहीं, एक और कोर्स पढ़ाया था जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का कोर्स था, उसमें मैंने ये सारे कवानीन बैठ के बताए, तो लोगों ने कानों को हाथ लगा दिए कि ये क्या, ये तो सो हॉरेबल। एनीवे, नेटिव लोकेशन एक्ट ऑफ 1879 ने बाय लॉ सेग्रीगेट कर दिया पॉपुलेशन को बाय रेस। Africans had to now carry a metal badge, workers could not leave their farms and so on. फिर उन्होंने वेग्रेंसी लॉज भी इंट्रोड्यूस करा दिए। इसका मतलब ये था कि कोई बंदा इधर उधर फिर रहा है और उसके पास वो पास नहीं है तो उसको हम वैगाबॉन्ड कहेंगे, उसको हम अरेस्ट कर देंगे और उसको ज़बरदस्ती किसी वाइट फार्मर के हवाले कर देंगे कि तुम इसे काम करवाओ। यानी कोई बंदा फिर रहा है कोई उसने क्राइम नहीं की, मौज कर रहा है, कहीं पे जा रहा है, जो मर्जी, उसको भी पकड़ लो और कहो कि तुम काम करो जी हमारे लिए। कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह अफ्रीकन्स के लिए नहीं थी। By 1899-1902 सेकेंड एंग्लो बोर वॉर शुरू हो गई। ट्रांसवाल और ऑरेंज कंट्री पर ही वो जंग थी, एंड सो सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज एक तरह से कायम हो गए अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। बाय 1910 दो द ब्रिटिश हैड क्रिएटेड द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें उन्होंने केप को भी, नटाल को भी और बोर रिपब्लिक्स, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट सबको मिला के एक बार colony बना ली, called the Union of South Africa. और in fact Union of South Africa also plays a very important role or at least a formative role in the creation of the League of Nations. अंदाज़ा करो League of Nations है मगर उसमें जो formative role है वो एक इतना racist किस्म का state play कर रहा है। 1912 में अफ्रीकन्स ने कहा कि यार इसके खिलाफ तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक पार्टी बनाई, कई दफ़ा कर चुके थे, ट्राइबल वॉर्स वगैरह तो हो रही थी, but they created a modern kind of political party called the Native National Congress. Later the name was changed to the African National Congress. 1912 में ये बनी और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मगर गोरों को कोई परवाह नहीं थी। फिर उन्होंने लैंड एक्ट इंट्रोड्यूस किया 1913 में कि इनको ज़मीन भी नहीं, दे कैन नॉट इवन रेंट लैंड। इफ़ यू आर ब्लैक यू कैन ओन लैंड तो बड़ी दूर की बात, आप रेंट भी नहीं कर सकते। अंदाज़ा करें, ऐसे उनको जो है डिप्राइव किया गया।
एक्सेट्रा, अपने रिजर्व्स में रह के आप ज़मीन पे काम कर सकते हैं और ज़मीन ओन कर सकते हैं, मगर रिजर्व्स के बाहर सारी ज़मीन हमारी है। वो रिजर्व्स उसी तरह थे जिस तरह के रेड इंडियंस के रिजर्व्स थे कि वहाँ पे तुम रहो बस, एंड सो ऑन। 1914 में अफ्रीकानर्स ने, जो वाइट्स थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कॉल्ड द नेशनल पार्टी, और उन्होंने एक सीक्रेट ब्रदरहुड भी बना लिया कि भाई अफ्रीकानर कॉज को हम आगे जो है पहुंचाएंगे। और आप देख सकते हैं द नेटिव पॉलिसी ऑफ द नेशनल पार्टी यही थी कि बेसिकली अफ्रीकन्स को कैसे दबा के रखना है और वाइट्स किस तरह से अपनी प्रिविलेज पोजीशन कायम रखेंगी। वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुई 1919 में, तो साउथ अफ्रीका ने सोचा कि अच्छा यार ये नमीबिया है साथ हमारे, इसको भी टेक ओवर कर लेते हैं। ये देखें, ये नीचे साउथ अफ्रीका है और ये साथ नमीबिया, ऊपर अंगोला है। तो उन्होंने कहा चलो जी इस कंट्री को भी टेक ओवर कर लेते हैं। तो उन्होंने इस कंट्री को भी टेक ओवर कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1922 में साउथ अफ्रीका में की माइंस में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई इनफैक्ट कि इट्स कॉल्ड द रैंड रिबेलियन। 21 के अंदर ऑलरेडी आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका, एक्चुअली SACP, साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी वाज क्रिएटेड, और बड़ी तेज़ी से वो माइन वर्कर्स के अंदर फैलती चली गई। उस पीरियड के अंदर जो स्किल्ड माइन वर्कर होता था वो वाइट होता था और जो अनस्किल्ड माइन वर्कर होता था वो ब्लैक होता था। मगर माइंस के अंदर ये था कि जो वाइट्स और ब्लैक्स थे वो इकट्ठे काम ही कर रहे होते थे ना, माइन के अंदर जाके तो उनको इकट्ठे काम करना पड़ता था। तो एक वक्त ऐसा था कि पहले तो वाइट्स की स्ट्राइक्स होती थी 1914 वगैरह के अंदर ब्लैक्स के खिलाफ, के वाइट और ब्लैक रेशियो जो है ना बराबर रखना है आपने, ठीक है, कि भाई अगर आपने 10 ब्लैक वर्कर रखे हैं तो एक वाइट वर्कर रखें, 8 ब्लैक वर्कर रखें तो एक वाइट वर्कर रखें वगैरह, इस तरह। तो वाइट्स वर बेसिकली वाइट वर्कर्स, दीज आर वर्किंग क्लास पीपल, बट दे वर बेसिकली स्ट्राइकिंग टू मेंटेन देयर प्रिविलेजेस एंड हायर वेजेस। उनकी वेजेस ब्लैक से ऊंची होती थी। बट नाउ दैट द कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टेड टू स्प्रेड, और कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले वाइट लोगों के अंदर पैदा हुई साउथ अफ्रीका के, वो पढ़ रहे थे बाहर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन, मार्क्सिस्ट लिटरेचर ये वो। तो और उन्होंने जब माइन वर्कर्स के अंदर काम करना शुरू किया तो उन्होंने वाइट वर्कर्स से भी ये कहा कि भाई ये जो ब्लैक वर्कर तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम दोनों मिलकर अपने वर्किंग क्लास हकूक़ के लिए लड़ो। और इससे जो है माइन वर्कर्स के अंदर भी और साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक तब्दीली आनी शुरू हुई कि वाइट एंड ब्लैक जो है वर्कर्स इकट्ठे होने शुरू हुए और उन्होंने कहा कि हम अपने हकूक़ के लिए लड़ें। तो 22 के अंदर गोल्ड और कोल माइंस के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, फिर वो जनरल स्ट्राइक बन गई, फिर उसके ऊपर जाके तशद्दुद किया, लोगों को मारा पीटा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, PM कॉल्ड इन द आर्मी, आर्टिलरी, इवन एयरक्राफ्ट, 200 बंदा मर गया उसके अंदर, बहुत बड़ा रिवोल्ट था। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना ये बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे लिए, इसको जो है ना तुम के रखना है हमने, क्योंकि इनको वहाँ से भी सपोर्ट आ रहा है, ये रशियन रेवोल्यूशन के साथ भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने वर्कर्स को भी ख़राब किया, वाइट वर्कर्स को भी ख़राब कर दिए, ब्लैक वर्कर्स के साथ जोड़ दिया, तो दे आर अ बिग डेंजर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अफ्रीकानर्स ने इन द मीन टाइम 1934 में ये कहा कि हम अपने मुल्क को आज़ाद कर रहे हैं और हम अब ब्रिटिश रूल वगैरह के तहत नहीं होंगे, वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आप ये सोचेंगे ये तो इंडिपेंडेंस तो अच्छी बात है, not so in Africa. The reason for the independence in this particular in South Africa is जो अफ्रीकानर्स हैं वो अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं और वो कोई रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते। यही प्रोसेस हमने रोडेशिया यानी कि जिम्बाब्वे में भी देखा और मुल्कों में भी देखा कि जो सेटलर कॉलोनियलिस्ट थे, they did not want to stay under the British, not because they didn't feel European enough, but because they didn't want कि जो ब्रिटेन रिफॉर्म्स कर रहा है वो रिफॉर्म्स हमें भी फिर करने पड़े। ब्रिटेन अगर लेबर लॉज लेके आता है तो हमें भी लेबर लॉज लेने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं, हमने अपनी पॉलिसी फॉलो करनी है जो कि एक्सट्रीमली रेसिस्ट पॉलिसी थी और एंटी ब्लैक पॉलिसी थी, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट हो जाते। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के बाद उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई जिसका नाम था अपार्थाइड, यानी कि सेपरेटनेस, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो ब्लैक्स के साथ नहीं रह सकते, ब्लैक्स हमारे साथ नहीं रह सकते, ब्लैक्स वहाँ और हम यहाँ, ऐसे ही होना चाहिए। मिसाल तौर पे ये पढ़ो जी क्या लिखा है बीच पे, सिटी ऑफ डर्बन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डर्बन बीच बाय लॉज दिस बेथिंग एरिया इज रिजर्व्ड फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। कमाल है जी, इधर पानी जो है ना वो सिर्फ सफ़ेद चमड़ी पर लग सकता है और किसी और चमड़ी पर नहीं लग सकता। ये उन्होंने कानून बनाया, आप खुद ही अंदाज़ा करें। By 1950, the population was now classified by race with these new racist laws, the apartheid laws के separate रखना है इन लोगों को। Group Areas Act was passed to segregate blacks and whites. By the way, ये वो पीरियड है तारीख का कि अगर कोई ब्लैक खातून या ब्लैक मर्द जो है वो ऑपोजिट रेस के मर्द या औरत से
कोई ताल्लुकात पैदा कर लेता है तो दैट वाज कंसिडर्ड लाइक ब्लास्फेमी और समथिंग, कि हाउ डेयर यू कि भाई तुम उस ब्लैक खातून के साथ या उस ब्लैक बंदे के साथ। इंटर रेशियल मैरिजेस वर आउट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। स्ट्रिक्ट किस्म की सेग्रीगेशन का ये वो पीरियड है तारीख में। Anyway, by 1950, the Communist Party is banned. ANC now begins to respond with a campaign of civil disobedience led by this young man who, of course, is नेल्सन मंडेला। मंडेला बड़ा टफ आदमी होता था अपने ज़माने में, और इनफैक्ट बॉक्सर वगैरह भी होता था, इसकी तस्वीरें भी हैं एज अ बॉक्सर, और ही वाज क्वाइट वेरी मिलिटेंट in fact back in those days. Here's another very important figure, Joe Slovo. He was the Secretary General of the Communist Party and very close to Mandela. In fact, जो स्लोवो ने तो बाद में ये भी क्लेम किया कि असल में तो मंडेला हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, मगर हम ये बात कह नहीं सकते थे क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एज अ पार्टी इलीगल डिक्लेयर हो चुकी थी, तो हम कभी कहते नहीं थे। एक मजमून भी पड़ा हुआ है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें नेल्सन मंडेला हाउ टू बी अ गुड कम्युनिस्ट, तो नेल्सन मंडेला का वो मजमून है कि अच्छा कम्युनिस्ट कैसे इंसान बनता है। साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी और ANC मंडेला ने मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई कॉल्ड स्पीयर ऑफ द नेशन, और ये आर्म्ड विंग था ANC का। इनने कहा जनाब हम मिनते मुनते करके अब बात नहीं बनेगी, अब हमने हथियार उठाने और हथियार उठा के हम लड़ेंगे। और साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी के जो कनेक्शंस थे ये सोवियत यूनियन और बाकी कम्युनिस्ट पार्टीज़ वगैरह के साथ जो नेटवर्क था उससे वो आर्म्स वगैरह लेके आए एंड दे क्रिएटेड दिस आर्म्ड विंग। नाउ इट वाज हेडेड बाय नेल्सन मंडेला, ओके, एंड जो स्लोवो। तो जब लोग ये आपको कहते हैं ना कि मंडेला ने बड़ी पीसफुल स्ट्रगल की और ये वो, ऐसा नहीं है भाईजान। मंडेला ने आर्म्ड स्ट्रगल भी की उस रेसिस्ट अपार्थाइड स्टेट के खिलाफ। मंडेला को तो पकड़ लिया, जो स्लोवो भाग गया, और जो स्लोवो ने अंगोला, मोज़म्बिक, ज़ाम्बिया से पूरी आर्म्ड स्ट्रगल को विद इन साउथ अफ्रीका कई साल वो सपोर्ट करता रहा। हिज वाइफ वाज असैसिनेटेड इन मोज़म्बिक, ही रिटर्न टू साउथ अफ्रीका ओनली जब अपार्थाइड गिरा। फिर जाके मंडेला ने कहा कि अच्छा यार आजा वापस। फिर वो 1990 में आया एंड ही बिकेम मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एक्सेट्रा, डाइड ऑफ कैंसर 1995। सो कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम लाइक मंडेला। दीज आर टू मोस्ट परहैप्स इंपॉर्टेंट नेम्स, और भी बड़े इंपॉर्टेंट है स्टीव बीको, क्रिस हानी वगैरह, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, बट जो स्लोवो इज ऑल्सो ऑब्वियसली वन ऑफ देम। 1960 के अंदर शार्पविल मैसेकर हुआ जिसके अंदर 70 ब्लैक लोगों को, ये देखो, उन्होंने मार के बुरकस निकाल दिया, उनका डंडे मार रहा है, आप देख रहे हैं पुलिस उनको मारी जा रही। अनआर्म्ड पीपल सॉर्ट ऑफ फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स, सेइंग कि भाई ये हमारे साथ जुल्म ज़्यादती है, मसला है। पासपोर्ट्स वाज अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट इशू इन फैक्ट, कि भाई हर जगह हमसे पासपोर्ट मांग लेते हैं। हम यहाँ से उठ के कैंटीन चले जाए, खोके चले जाए, तो जाके वहाँ से मेरे को पासपोर्ट मांग लेता है कि तुम किधर से आए हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इतना मारा, उनको 70 बंदा मार दिया है छोटी सी प्रोटेस्ट के ऊपर, अनआर्म्ड प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर दुनिया में लोगों ने कहा कि यार देखो कितने ब्रूटल किस्म के ये लोग हैं और ये रजीम ख़त्म होनी चाहिए, रेसिस्ट किस्म के लोग हैं। 61 में South Africa was declared a republic. It left the Commonwealth, and Mandela headed the new military wing and launched a sabotage campaign, etc. ये देखो, ये उनका ट्रायल हो रहा है। जो बहुत सारे MK के लोग थे जो लड़ते रहे, इनको राउंड अप कर लिया, इनको पकड़ लिया, मंडेला को भी पकड़ लिया। 60 के अंदर एक और अच्छी चीज़ थी कि पूरी दुनिया के अंदर बॉयकॉट कैंपेन भी शुरू हो गया कि भाई साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट किया जाए। और इनफैक्ट 1960 की जो ओलंपिक्स थी उसमें उनको बॉयकॉट कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, ले जी बॉयकॉट से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़लस्तीन का मसला है, इसराइल का मसला है, व्हाट्स दैट BTS CTS, हम क्यों बॉयकॉट करें, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। बट दे डोंट नो द हिस्ट्री। फ़र्क पड़ता है। साउथ अफ्रीका के ऊपर फ़र्क पड़ा, और साउथ अफ्रीका की गिरने की एक वजह ये थी कि इंक्रीजिंगली इट वाज इंटरनेशनली आइसोलेटेड। दुनिया के जो मुल्क थे वो कहते थे साउथ अफ्रीका से हम ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। अगर कोई ताल्लुक़ रखता था तो इजराइल ताल्लुक़ रखता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताल्लुक़ रखता था, और फॉर्मर यूरोपियन पावर्स जो थी वो रखती थी। मगर जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, वो कहते थे भाड़ में जाए, अजीब व गरीब किस्म का मुल्क है, हमने इनसे कोई रब्ता ही नहीं रखना, हमने इनसे दोस्ती नहीं रखनी। इवन जो सख्त तरीन किस्म के प्रो यूरोपियन लीडर्स भी थे, वो भी कहते थे कि नहीं यार ये इससे नहीं इधर नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, और कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मगर ये तो बिल्कुल ही घटिया किस्म के लोग हैं, इनके साथ नहीं कोई ताल्लुक़ रखना। By 64, Mandela also was caught and imprisoned. By the way, जिस जगह में ये खड़ा हुआ है मंडेला, यहाँ मैं भी गया हूँ और मेरी भी यहाँ पे तस्वीर है by the way, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो I've been to this prison where they first kept him and then of course they moved him to Robben Island and so on. तो अच्छा दिलचस्प बात ये कि जिस प्रिजन में उसको मंडेला को रखा, उस जेल सेल में मैं गया हूँ,
और उस जेल सेल के आप बाहर जाएं तो वहाँ पे एक और पोर्ट्रेट है, और वो है मोहनदास गांधी का पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट नहीं, स्टैचू है, सॉरी, एक और स्टैचू है गांधी का। और मैंने उनसे पूछा, मैं ये तो साडा बंदा है, देसी है, इत्थे की कर रहा है? उन्होंने कहा जी बिफोर गांधी स्टार्टेड इन इंडिया, ही स्टार्टेड हियर इन साउथ अफ्रीका। और जो इंडियन वो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, उनके हकूक़ के लिए गांधी ने यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन वगैरह जब शुरू की, उसमें उसको कामयाबी हुई, वहीं पे उसकी गुड्डी चढ़ी। और वहीं से जब वो फिर साउथ अफ्रीका से इंडिया आया, तो दैट्स व्हाई इन इंडिया ही गॉट अ सच अ बिग रिसेप्शन, because already in South Africa he had won for the Indians in South Africa many rights that they didn't have. So and Gandhi also was kept in the same prison. So देखें कितना अच्छा वो prison है, गांधी भी वहाँ पे गया हुआ है, नेल्सन मंडेला भी वहाँ पे गया हुआ है। I wasn't imprisoned. अब तो खैर वो म्यूजियम है, तो अब वो लोगों को विजिट करने देते हैं, आते जाते हैं। और मैंने एक गाना भी वहाँ पे गाया था, मैं आपको म्यूजिक वीडियो भी मैंने वहाँ पे एक बनाया था बाय द वे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ढूंढना पड़ेगा कहीं पे। 1966 में जो प्राइम मिनिस्टर था हेनरिक वोरेवोर्ड, जो एक सोशियोलॉजिस्ट था, बिलीव इट और नॉट, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को जाके पकड़ना तुम लोग, ठीक है, चंगे तो बंदे पैदा कीते ने। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द अपार्थाइड पॉलिसी। जी, वो एक सोशियोलॉजिस्ट था और उसने अपार्थाइड पॉलिसी बनाई। सिर्फ इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं, इडियट्स होते, सोशियोलॉजिस्ट भी ऐसे बहुत सारे इडियट्स होते हैं। तो उसने ये सारी अपार्थाइड पॉलिसी बनाई और उसी ने इन्फोर्स की और मारा पीटा लोगों को एंड सो ऑन। तो एक बंदा था जो कि ग्रीक कम्युनिस्ट था, उसने जाके उसको असैसिनेट कर दिया, उसने जाके उसको मार दिया कि ये तो बहुत ही खबीस किस्म का आदमी है जो ब्लैक्स के साथ, हालांकि वो खुद ब्लैक नहीं था, वो खुद ग्रीक था, यूरोपियन डिसेंट का था, वाइट था, मगर वाइट्स भी अब बहुत सारे ऐसे थे जो अपार्थाइड के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्लैक्स तो लड़ ही रहे थे। उसने जब असैसिनेट किया तो एक धचका लगा बहरहाल सिस्टम को कि यार ये तो इस तरह से वायलेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वापस भी हमें मार सकते हैं एंड सो ऑन, तो कुछ क्या किया जाए। उन्होंने फिर ये सोचा 1970 के अंदर कि पहले तो उन्होंने हूँ हाँ की कि हम कुछ चेंज करेंगे, अच्छा करेंगे, ये बेहतर करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कैंपेन बहुत बड़ा हो चुका था अब तक कि भाई ये क्या हो रहा है, बस करो, जिस तरह इसराइल में हो रहा है कि बस करो ये। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा हम इस तरह करते हैं कि हम जो है ना, जो ब्लैक्स हैं ना, उनकी ये रिजर्वेशंस बना देते हैं और उनको यहाँ रिजर्वेशंस में भेज देंगे। लो जी, उन्होंने 3 मिलियन बंदा, सोचो यार, अंदाजा करो, 3 मिलियन बंदा मुख्तलिफ जगहों से उठाया और यहाँ रिजर्वेशंस के अंदर फेंकते गए अकॉर्डिंग टू देयर ट्राइबल एफिलिएशन और व्हाटएवर। जिस तरह के वो कह रहे हैं ना आज गाजा के अंदर कि यार क्या करना है यहाँ पे रह के, हम तुम्हें यहाँ से निकाल के कहीं और भेज देते हैं, वहाँ पे तुम्हें घर बना देंगे। वो तो घर बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ तो घर भी किसी ने कोई बना के नहीं दिए। 3 मिलियन बंदा उन्होंने यहाँ से उठा के अपनी रिजर्वेशंस में डालने की कोशिश की। सो दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज गोइंग ऑन एट अपार्थाइड। जो किताब आपने पढ़ी, और जो किताब तो नहीं आपने पढ़ी होगी, जो चैप्टर किताब का आपने पढ़ा, in fact the whole book is amazing, so many details. It's not all on South Africa, only that chapter is on Angola and South Africa. मगर पूरी किताब के अंदर क्यूबा ने क्या किया, चे गवारा किधर गया, किधर नहीं गया, उसके साथ अल्जीरिया में क्या हुआ, उसके साथ बोलीविया, सॉरी, उसके साथ कॉन्गो में क्या हुआ, ज़ाइर में 65 के अंदर कॉन्गो में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सिम्बा रिवोल्ट क्या था, क्यों कामयाब था, क्यों कामयाब नहीं था, कौन क्या कर रहा था, सारी तफसीलात उस खूबसूरत किताब के अंदर है। मगर बहरहाल दैट्स नॉट व्हाट वी इंटरेस्टेड। वी आर इंटरेस्टेड ऑफ कोर्स इन अंगोला और मोज़म्बिक, दोनों जगहों के अंदर लिबरेशन स्ट्रगल जारी थी। मोज़म्बिक के अंदर फ्रेलिमो वाज लीडिंग द मूवमेंट और अंगोला के अंदर MPLA वाज लीडिंग द मूवमेंट, जिसका लीडर था ऑगस्टिनो नेटो। दोनों मूवमेंट्स अपने आप को लेफ्टिस्ट भी कहती थी, सोशलिस्ट भी कहती थी, इवन मार्क्सिस्ट भी कहती थी, मगर एट द सेम टाइम दे वर मेनली थर्ड वर्ल्ड लिबरेशन मूवमेंट्स, इन द सेंस कि वो कोई सोवियत यूनियन के मातहत नहीं थी। मॉन्डलेन, हु वाज द लीडर ऑफ द फ्रेलिमो मूवमेंट, के बारे में तो ये वेल नोन बात थी कि वो अमेरिका से भी बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि आप हमारी मूवमेंट को सपोर्ट करें। सोवियत यूनियन से भी करता था, चीन से भी करता था, किसी के साथ अलाइड नहीं था, मगर सबसे बात कर रहा था जहां पे उसको मौका मिले कि मैंने अपना मुल्क आज़ाद करना है। और ऑगस्टिनो नेटो वाज मोर काइंड ऑफ allied with the Soviet Union but also very much independent of the Soviet Union. रूस चीन का जब झगड़ा हुआ, उसने कहा मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, भाई मेरा तो मसला हो रहा है, मैंने ये मामला हल करना है। एंड MPLA also had very close relations with the Scandinavian socialist parties, जो कि कम्युनिस्ट नहीं थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं। So they also had close relations with them. तो यहाँ पे जब ये मूवमेंट्स उभरी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का क्या किरदार था। साउथ अफ्रीका वाज वेरी वेरी कंसर्न्ड कि यहाँ पे भी, मोज़म्बिक में भी मार्क्सिस्ट स्टेट बन जाएगा, अंगोला में भी मार्क्सिस्ट स्टेट बन जाएगा, तो ये हमारे लिए तो बहुत ख़तरनाक है।
मोज़म्बिक इसलिए हमारे लिए ख़तरनाक है कि जो माइंस हैं वो सारी मोज़म्बिक के करीब हैं, और जो माइनर्स थे, जो माइंस वहाँ माइंस में लोग काम करते थे, उसमें से 60% लोग 40 से 60% लोग जो है मोज़म्बिक से ट्रेनें लेके साउथ अफ्रीका में आते थे, वहाँ पे 6-6 महीने काम करके फिर ट्रेनें लेके अपने पिंडों में वापस जाते थे। उन्होंने कहा ये सारे का सारा मोज़म्बिक अगर सोशलिस्ट हो गया तो फिर इन्होंने तो हमारे खिलाफ होना है। और मोज़म्बिकन मूवमेंट ने, फ्रेलिमो ने भी कोई बात छुपाई तो नहीं, वो कहते थे हाँ ANC वाले हमारे भाई हैं, MPLA वाले भी कहते थे ANC वाले हमारे भाई हैं, मैंडेला हमारा भाई है, मैंडेला हमारा लीडर है, हम सारे इकट्ठे हैं आपके खिलाफ एक्सेट्रा। तो इन्होंने कहा इसको ख़त्म करना है। सो पहले तो साउथ अफ्रीका ने मोज़म्बिक के अंदर रेनामो को लॉन्च किया कि भाई तुम जाओ और फ्रेलिमो को तोड़ो और ख़त्म करो और ये करो और वो करो। साथ ही उन्होंने रोडीजिया के इयन स्मिथ को सपोर्ट किया। अब ये एक अलग कहानी जो मैं आपको फिर सुनाऊंगा। इयन स्मिथ भी बिल्कुल साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा रेसिस्ट किस्म का बंदा था। जब उससे किसी ने इंटरव्यू में ये पूछा कि डू यू एवर फोरसी, ये उसके वर्बेटम अल्फाज हैं, डू यू एवर फोरसी कि इन रोडीजिया दे कुड बी अ सिचुएशन व्हेन देयर वुड बी वन मैन वन वोट, यानी हर बंदे का एक वोट होगा। कहता है नॉट इन 1000 years, आई डोंट विश दैट इन 1000 years, 1000 सालों में मैंने ब्लैक्स को वोट देने का हक नहीं देना। ये उसके अल्फाज थे। एक्सट्रीमली एक्सट्रीम रेसिस्ट स्टेट। तो वहाँ पे भी यही चक्कर था। द बुश वॉर, जब ब्लैक नेशनलिस्ट जो है वो लड़ रहे थे अगेंस्ट द रोडीजियन रेसिस्ट स्टेट, उनकी बड़ी लंबी लड़ाई है ज़ानू PF की लड़ाई, विच दे फाइनली वन इन द 1980 एक्सेट्रा। और फाइनली विद रिस्पेक्ट टू अंगोला, अंगोला के अंदर 3 मूवमेंट्स थी जो अपने आप को बज़ाहिर कहती थी कि हम तीनों लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। एक सबसे जो अहम मूवमेंट थी वो थी MPLA, दूसरी मूवमेंट थी FNLA और तीसरी मूवमेंट थी यूनिटा। सबसे आप कह सकते हैं जो पॉपुलर और बड़ी मूवमेंट थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशनल साइज बट इन टर्म्स ऑफ इट्स सपोर्ट बेस, वो MPLA ही थी। इसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी मौजूद थे, ब्लैक और वाइट मिक्स्ड लोग थे, वो भी इसके अंदर मौजूद थे, वो ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे वगैरह थे। ऑगस्टिनो नेटो जो लीडर था, ही हिमसेल्फ वाज मैरिड टू अ वाइट पर्सन एक्सेट्रा। तो इस वजह से इन पे इल्ज़ाम भी ये लगता था कि तुम तो असल में जो है ना वाइट्स के चमचे हो और हम नहीं तुम्हारे साथ हैं। और ये जो ब्लैक नेशनलिस्ट किस्म की मूवमेंट थी, ये FNLA की मूवमेंट थी। और इट वाज मोर यू कुड से ब्लैक नेशनलिस्ट बट ऑल्सो अ बिट रेसिस्ट टुवर्ड्स even people who were mixed origin and so on. और तीसरी मूवमेंट थी यूनिटा, which was the smallest of the 3. अच्छा, जो FNLA थे, it was the best armed movement. उसके हथियारों के एतबार से और फाइटर्स के एतबार से उनके पास सबसे ज़्यादा हथियार और फाइटर्स थे। एंड बेसिकली FNLA was backed by and based in Zaire, जो कि पहले कॉन्गो होता था और अब जाहिर बन चुका था अंदर मबूटू FNLA को बेसिकली सपोर्ट करता था। और MPLA was based in the Republic of Congo, जो उसके साथ कॉन्गो है, जो फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। और वहाँ कॉन्गो के अंदर, यानी कि इस पीरियड के रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट थी जो बहरहाल MPLA को सपोर्ट करती थी। उनके साथ MPLA के छोटे मोटे इख्तलाफात ज़रूर रहते थे, मगर ऑन द होल वो उनको सपोर्ट करते थे। और यूनिटा साउथ में थी ऑफ अंगोला, वहाँ पे जो योनस सेवेम्बी उसका लीडर था। सो ये ब्रेक डाउन था। और उसके सबसे कम लोग थे, उसके 200-300 में भी 400 गुरिल्लास थे, ठीक है। और FNLA के पास 2-3 हज़ार गुरिल्लास थे। MPLA के पास भी मे बी 1800 समथिंग लाइक दैट फाइटर्स थे ऑन द फील्ड एक्सेट्रा। मगर MPLA की प्रोफाइल इसलिए भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि रेडियो से जब नेटो वगैरह ब्रॉडकास्ट करता था तो उसकी बड़ी एक फॉलोइंग थी, बहुत बड़ी। नेटो वो बंदा है जिसको जब ये कमबख्त पोर्चुगीज़ उठा के लेके गए थे, लीडर ऑफ द ब्लैक मूवमेंट एक्सेट्रा, उसकी फैमिली के सामने उसको पकड़ के कोड़े मारे थे इन्होंने। तो उसको फुल ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिश की थी। फॉर दैट रीज़न अमंग्स द ब्लैक्स ही वाज कंसिडर्ड, you know, and he was a poet as well, so very articulate etc, so considered a great hero. तो अब साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई हमने तो MPLA को नहीं जीतने देना। उन्होंने कहा MPLA बेसिकली सोवियत पपेट्स हैं और हमने इनको नहीं जीतने देना। मबूटू ने भी यही कहा। तो मबूटू ने FNLA को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मीन टाइम क्या हुआ कि पोर्चुगल के अंदर, मोज़म्बिक अंगोला दोनों के अंदर 60s में पूरी थ्रू आउट लड़ाई चल रही, ठीक है। इन द मीन टाइम पोर्चुगल के अंदर एक लेफ्टिस्ट कू हो जाता है और वहाँ की जो डिक्टेटरशिप है, जो कि एक्सट्रीम राइट विंग बल्कि फैशिस्ट किस्म की डिक्टेटरशिप थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है और लेफ्ट विंग आर्मी ऑफिसर्स कम टू पावर और वो ये कहते हैं कि हमने डीकॉलोनाइज कर देना है।
कलोनियलिज्म एक बुरा निज़ाम है, हमने डीकॉलोनाइज कर देना, ख़त्म कर रहे हैं और हम पोर्चुगल की कॉलोनीज़ को आज़ाद करने लगे हैं। उन्होंने स्केड्यूल भी दे दिया कि नवंबर 1975 11 नवंबर को हम जा रहे हैं, गेम ओवर है, चाहे जो मर्जी हो हम निकल रहे हैं यहाँ से, एंड ऑफ स्टोरी हो गई है। बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ अंगोला वाज टू बी अनाउंस्ड बाय द पोर्चुगीज, एफएनएलए ने ये सोचा कि हम जल्दी कैपिटल पहुंचें और हम उसको टेक ओवर करें और हम कहें कि भाई हमने आज़ाद किया। और एमपीएलए वाज वेरी स्ट्रांग इन द रीजन एज वेल, वो कहते थे कि भाई हम आज़ाद कर रहे हैं। यूनिटा कहता था असी को मर गए, असी भी ते गए, असी कहांगे, असी आज़ाद किया है। तो ये 3 लिबरेशन मूवमेंट्स थी। उस वक्त आम लोगों को शायद पता था या नहीं पता था, मगर बहरहाल तीनों के पीछे छुपी हुई ताकतें ज़रूर थी। एफएनएलए के पीछे ज़ाहिर मबूटू, मबूटू के साथ सीआईए और अमेरिका और बेल्जियम और फ्रांस वगैरह, ये सारी कुव्वतें थी। यूनिटा सविम्बी वॉज इन फैक्ट टॉकिंग टू द पोर्चुगीज़ के किसी तरह से तुम एमपीएलए पे अटैक करो, हम पे अटैक ना करो। सो ये भी डॉक्यूमेंटेशन है, बड़ा वो अपॉर्चुनिस्ट और करप्ट किस्म का आदमी था। वो भी सीआईए का बाद में एजेंट बन गया और साउथ अफ्रीका के साथ भी अलाय हो गया। अब साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, ये तो मामला हमारे प्रॉक्सी से पूरा नहीं हुआ, यूनिटा से और एफएनएलए के ज़रिए हमने पूरा करना पड़ा है, पूरा करने की कोशिश की है, अब हमें खुद करना पड़ेगा। सो दे देन इन्वेडेड अंगोला फ्रॉम नामीबिया, और साथ उन्होंने अपने एफएनएलए को भी मिला दिया, यूनिटा को भी मिला दिया। अमेरिका ने भी उनको ग्रीन लाइट दे दी, ज़ाहिर भी पुश कर रहा था। इन सब ने मिलकर फिर अटैक कर दिया अंगोला पे कि हमने ऑगस्टिनो नेटो और एमपीएलए को पावर में नहीं आने देना। सो बहरहाल एट दिस स्टेज एफएनएलए देन मूव क्विकली टू द कैपिटल कि हम 11 से पहले उसको अपने कंट्रोल में ले लें, एमपीएलए से छीन लें और अपने कंट्रोल में ले लें और हम अनाउंस करें कि हमने मुल्क को आज़ाद किया। सो व्हेन दे केम एक्सेट्रा दे वर ओवर कॉन्फिडेंट इन दे सेड कि हम तो जीत जाएंगे। वो जिस एरिया में से गुजर रहे थे उस एरिया में एमपीएलए का सपोर्ट बहुत था और उन्होंने एक नैरो एरिया से गुजरना था। एमपीएलए ने अपने बंदे वहाँ खड़े किए और वहाँ पे जंग हुई और उन्होंने एफएनएलए को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दे दी। ये बड़ा शॉकिंग था मुख्तलिफ अफ्रीकन लोगों के लिए भी और दुनिया में भी, क्योंकि उस वक़्त तक ये समझा जाता था कि एमपीएलए कोई इतनी बड़ी कुव्वत नहीं है, एफएनएलए जो है वो बड़ी कुव्वत है। इनफैक्ट दिलचस्प बात यह है कि उस वक़्त चाइना भी, जो कि कम्युनिस्ट स्टेट था, एफएनएलए को सपोर्ट कर रहा था, एमपीएलए को सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो कहते थे एमपीएलए जो है वो सोवियत पपेट है। बहरहाल एमपीएलए हैड द मैस सपोर्ट, इट हैड द पॉपुलर सपोर्ट। उन्होंने एफएनएलए को डिफीट कर दिया, बड़ी जल्दी वो पीछे हट गए। ऑगस्टिनो नेटो ने कहा कि जी अब हम आज़ाद हैं। क्यूबा ने इन द मीन टाइम अपने ट्रूप्स भेजे कि ये तो मामला सारा गड़बड़ की तरफ जा रहा है। उधर से मबूटू एफएनएलए को भेज रहा है, इधर से साउथ अफ्रीका यूनिटा को भेज रहा है। एमपीएलए हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड और एमपीएलए के पास कोई बहुत फौजी नहीं है। तो उन्होंने अपने इनिशिएटिव पे सोवियत यूनियन से पूछे बगैर उन्होंने कहा फौजी भेजो। लो जी, उन्होंने ये फौजी भेजने शुरू किए एमपीएलए को डिफेंड करने के लिए, एंड दे प्लेड की रोल। उस वक्त अगर ये ना होते, दे वर ओनली फ्यू हंड्रेड, मगर अगर उस वक्त ये ना होते तो शायद एमपीएलए को शिकस्त हो जाती, बिकॉज क्यूबन ट्रूप्स वर बेटर ट्रेन्ड, दे कुड फायर द हैवी वेपन्स, दे कुड फायर द आर्टिलरी, दे न्यू हाउ टू डू द मोर स्किल्ड सॉर्ट ऑफ फाइटिंग एक्सेट्रा। सो क्यूबन्स देन स्टार्टेड टू फाइट एंड डिफेंड द एमपीएलए, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ट्रूप बिल्डअप ऑन बोथ साइड्स, ऑन ऑल साइड्स कंटिन्यूज। और वो जो सिविल वॉर है जो 75 में शुरू हुई वो 88 तक जारी रहती है। 13 साल वो जंग जारी रहती है। मीन टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर 76 के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लैश हुआ जहाँ 600 ब्लैक लोगों को स्वेटो अपराइजिंग के अंदर, स्वेटो एक बहुत बड़ी टाउनशिप थी जहाँ ब्लैक्स बहुत बड़ी तादाद में हुआ करते थे, तो वो जब उभरे तो उनको मारा पीटा एक्सेट्रा। ये बड़ी ही फेमस पिक्चर है ऑफ द स्वेटो अपराइजिंग, जहाँ ये 12 साल के अपने आई थिंक भाई को उठा के लेके जा रहा है और ये पूरी दुनिया के ऊपर इस पे पोस्टर्स बने एंड सो ऑन के देखो यार ये तो बच्चों को भी नहीं माफ़ करते एंड सो ऑन। उस पीरियड के अंदर ये आदमी था स्टीव बीको, जो कि ब्लैक नेशनलिज्म और ब्लैक प्राइड और ब्लैक कॉन्शियसनेस का एक बहुत पॉपुलर लीडर था स्वेटो वगैरह के हवाले से भी एंड सो ऑन। इसको अरेस्ट किया स्वेटो अपराइजिंग के बाद, इसको इतनी ब्रूटली टॉर्चर किया, यूँ उसके हाथ बांध दिए, उसको नंगा करके हाथ बांध के उसको खड़ा कर दिया बाय दिए और मारा पीटा वगैरह, इतना ब्रूटली टॉर्चर किया कि बेसिकली ही डाइड अंडर टॉर्चर।
पब्लिक तो उमड़ पड़ी बाहर के, देखो यार ये कैसे हमारे यूथ को, हमारी आवाज़ को कैसे टॉर्चर करके मारे, हालांकि कोई क्या क्राइम थी उसकी अभी कोई इस्टेब्लिश भी नहीं किया, मतलब दिस वाज ऑल इलीगल, दिस काइंड ऑफ टॉर्चर वाज नॉट इवन लीगल एक्सेट्रा. और 84, 89 to 89 there was another township revolt and now the apartheid regime even had to impose a state of emergency inside South Africa. यानी कि साउथ अफ्रीका में भी लड़ाई तेज़ हो रही है और वहाँ पे MPLA और क्यूबन्स जो है लड़े एंड सो ऑन, हर तरफ से लड़ाई तेज़ हो रही है. अमेरिका ने फिर एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया कॉल्ड IA फीचर, जिसमें उन्होंने $250 मिलियन दिए जोनस सविम्बी को और यूनिटा को कि भाई MPLA को डिफीट करो. और FNLA को भी उन्होंने 40 to 50 मिलियन दिए और FNLA को ऑब्वियसली मबूटू भी बहुत सारे पैसे दे रहा. तो बेस्ड ही बेसिकली जाहिर में थे, तो पता नहीं कितने उनको टोटल मिले, इससे ज़्यादा ही मिले होंगे एक्सेट्रा. और क्यूबा ने भी कहा कि हमने भी नहीं हारने देना नेटो को, ऐसी की तैसी तुम सबकी जो मर्जी हो जाए, हम भी जितवा के रखेंगे. क्यूबा ने भी आहिस्ता 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 अपने ट्रूप्स बिल्डअप करते गए. पीक पे 35,000 क्यूबन्स वो इन्वॉल्व at one stage or another in one way or another inside Angola. और सोवियत यूनियन ने बेसिकली उसका चेक उठाया सारा, कि उनका एक आधा एडवाइज़र भी था वहाँ पे, मगर मेनली जो बिल है वो सोवियत यूनियन ने उठाया टू द ट्यून ऑफ समथिंग लाइक $300 मिलियन. वेपन्स हर किस्म के ये वो सोवियत यूनियन ने प्रोवाइड किए. लड़े MPLA और क्यूबन्स, मगर फाइनेंस और वेपन्स जो है सोवियत यूनियन ने प्रोवाइड किए. और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन मिलिट्री, अच्छा पहले तो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री ये मानती नहीं थी कि हम अंगोला के अंदर बड़े हुए हैं. उन्होंने कोई 8, पहले 3,000 फिर और बढ़ाते गए 8,000 लोग अंगोला के अंदर उनके अपने रेगुलर ट्रूप्स मौजूद थे, मगर वो ये कहते थे कि ये रेगुलर ट्रूप्स नहीं हैं, ये तो मर्सनरीज हैं, वाइट मर्सनरीज हैं. अच्छा यही जो आर्ग्यूमेंट थी उन्होंने सिम्बा रेबेलियन को भी डिफीट करने के लिए इस्तेमाल की थी. जब मबूटू की और सिम्बा रेबेलियन की यानी लुमुम्बा की लड़ाई हुई थी इन द 60s, तो सिम्बा रेबेलियन एट फर्स्ट वाज विनिंग और उनको डर ये था कि लुमुम्बा जीत जाएंगे. तो साउथ अफ्रीका ने अपने बंदे भेजे, मगर उन्होंने ये कहा कि तुमने ये नहीं कहना कि तुम हमारे फौजी हो, तुमने ये कहना कि तुम मर्सनरीज हो. और ख़बरों वगैरह के अंदर भी उन्होंने यही लगाया, और वेस्ट ने भी यही कहा कि वो वाइट मर्सनरीज हैं, पैसे दे के वहाँ पे आए हैं. ठीक है, वो कोई किसी फ़ौज के बंदे नहीं हैं, मगर वो एक्चुअली साउथ अफ्रीकन फ़ौज के बंदे थे. तकरीबन 1,000 बंदा उन्होंने भेजा और उनके पास उन मर्सनरीज वगैरह के पास और साउथ अफ्रीका की मदद से उनके पास एयरक्राफ्ट थे. और सिम्बा रेबेलियन की एक बहुत बड़ी वजह शिकस्त की ये थी कि उन दूसरों के पास उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं थे. जब एयरक्राफ्ट से वो बॉम्बिंग शॉम्बिंग हुई तो द सिम्बा रेबेलियन very quickly could not fight against that. But now here in Angola, this was not the case. Already in Guinea-Bissau, the Soviets had provided the rebels with the surface-to-air missiles, SAM missiles. वो जो SAM missiles थे वो एयरक्राफ्ट के खिलाफ बहुत इफेक्टिव थे, जिस वजह से गिनी बिसाओ की guerrillas had won against the Portuguese. And the same missiles were now also available in Angola. So South Africa at one stage had 20 to 30,000 troops, overall stationed in this and fighting in this whole struggle, stationed in Namibia and fighting on the border with Angola, etc. So this was a major war, big war. और इसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं इन्वॉल्व, नमीबिया नहीं इन्वॉल्व, अंगोला नहीं इन्वॉल्व, क्यूबा नहीं इन्वॉल्व, जाहिर भी इन्वॉल्व है, और कई और रियासतें इनफैक्ट इन्वॉल्व थी, कई अफ्रीकन स्टेट्स इन्वॉल्व थी. और ज़्यादातर अफ्रीकन स्टेट्स को जब ये पता चला, ख़ास तौर पे जूलियस नेरेरे ऑफ टैंज़ानिया को ये पता चला कि इट टुक अ व्हाइल, 2-3 महीने लग गए, जिसके बाद जाके ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई. वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल भी छप गया कि जी ये मर्सनरीज नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की अपनी इन्वेजन है. जब ये बात पब्लिक में आ गई तो फिर अफ्रीकन नेशंस कंप्लीटली सेड चक्कर ही कोई नहीं, वी आर विद MPLA. क्योंकि ये जब बात पब्लिक हो, नाइजीरिया उससे पहले ये कह रहा था ये मार्क्सिस्ट हम नहीं इनके साथ वगैरह, ये वो हम इनके खिलाफ हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यूबन्स क्यों बड़े हुए हैं, सोवियत यूनियन का क्या काम है वगैरह वगैरह. मगर जब उन्होंने देखा कि यार ये तो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री को काउंटर कर रहे हैं, साउथ अफ्रीकन मिलिट्री हैड इन्वेडेड क्यूबा, हैड सेंट इट्स ट्रूप्स टू डिफेंड नेटो, उन्होंने कहा नहीं हम क्यूबन्स के साथ हैं, हम MPLA के साथ. सेम थिंग हैपेंड विद तांजानियन प्रेसिडेंट जूलियस नेरेरे. और नेरेरे बहुत पॉपुलर आदमी था, सिर्फ तांजानिया में नहीं पूरे अफ्रीका में लोग उसको बड़ा रिस्पेक्ट करते थे. जब उसने कहा कि नहीं हम भी MPLA के साथ हैं, नाइजीरिया ने कहा हम भी उसके साथ हैं, तो द होल कॉन्टिनेंट swung around and said हम भी साथ हैं. इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस even swung around and everything. They swung the whole thing around. By that time it had become a very unpopular war because obviously racist South Africa was involved.
अच्छा, व्हाई वाज साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व? साउथ अफ्रीका को ये डर था कि सरकार अगर यहाँ पे ये जीत गए MPLA तो इन्होंने सपोर्ट करना है स्वापो को। स्वापो वर द मार्क्सिस्ट गुरिल्लाज ऑफ नमीबिया, और वो नमीबिया में कहते थे कि हमने साउथ अफ्रीका की यहाँ पे हुकूमत ख़त्म करनी है और नमीबिया को आज़ाद करना है। तो नमीबिया क्योंकि साउथ अफ्रीका की एक तरह से कॉलोनी थी सिंस वर्ल्ड वॉर 1, सिंस 1918-19 और समथिंग, तो वो तो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि नमीबिया भी आज़ाद हो। तो उन्होंने कहा नमीबिया को अपने अंगूठे में रखने के लिए अंगोला को भी दबाना पड़ेगा, तो ये भी इशू था। सो क्यूबन, अंगोलन, स्वापो ट्रूप्स बेसिकली advanced in Namibia after the Battle of Quito Canevalli in 1988. The Cubans and the the Angolans as well as the Swato people, उन्होंने साउथ अफ्रीकन मिलिट्री को एक दफ़ा बड़ी बुरी धचका लगाया, धड़ाल करके। क्वितो कानेवाले was the war basically that turned the tide. उससे पहले वो लड़ रहे थे, कभी क्यूबन्स आगे जाते थे, कभी ये आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे, मगर इस पॉइंट के बाद साउथ अफ्रीका को बड़ी बुरी मार पड़ी और क्यूबन्स नाउ बिगैन टू एडवांस। फिर बैटल ऑफ टुम्पो हुई जिसके अंदर मजीद उन्होंने साउथ अफ्रीकन SADF यानी साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स को बुरी तरह से शिकस्त दी। अब ये क्लियर हो गया कि दे हैव द अपर हैंड, वी कैन नॉट डिफीट देम। ये 2-3 जंगों में जब बुरी तरह से शिकस्त हुई ना, साउथ अफ्रीका ने कहा बेड़ा गर्क, हम तो हार जाएंगे। और फिडेल कैस्ट्रो ने भी ये कहा कि मंडेला को रिलीज़ करो, नमीबिया को आज़ाद करो, वरना जोहानिसबर्ग में हमारा इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। He didn't use those words, but basically he said we are coming and we're going to release Mandela ourselves. तुम अगर नहीं छोड़ते उसको तो हम आके उसको छुड़वाएंगे। तो it was quite clear कि साउथ अफ्रीकन मिलिट्री had lost। ये एक बहुत अहम चैप्टर है अफ्रीका की पॉलिटिक्स में, जो कि आपको अखबारों और ये बाकी चीज़ों में नहीं मिलता। हाउ इज़ इट कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड टूटा? जब आप ये पढ़ेंगे तो आप उसमें यही पढ़ेंगे मंडेला ने स्ट्रगल की, 27 साल जेल रहा, 27 साल जेल रखने के बाद पता नहीं उनके दिल में नरमी आ गई और नरमी आ गई, उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने कहा अपार्थाइड ख़त्म। नो, दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड इज़ कि मिलिटरीली दे लॉस्ट एंड दे न्यू कि अब ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये रेसिस्ट निज़ाम नहीं बच सकता। मीनवाइल स्वापो भी नमीबिया में लड़ता रहा एंड बाय 1990 उसने नमीबिया को भी आज़ाद कर लिया। तो फिर de Klerk, who became the president, met with Mandela और बातचीत हुई और पब्लिक फैसिलिटीज़ को उन्होंने डिसएग्रीगेट करना शुरू किया, मंडेला को रिलीज़ किया, ANC के लोगों को रिलीज़ किया और फाइनली कहा कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपार्थाइड लॉज ख़त्म करेंगे और इलेक्शन भी कॉल करेंगे। इस चीज़ के लिए, इस डील के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे de Klerk और मंडेला दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। दोनों को क्यों दिया गया मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। शेयर्ड पीस प्राइज़ जो होता है ना, मंडेला को देना चाहिए था, de Klerk का क्या कमाल है इसके अंदर। उन्होंने कहा नहीं, तुमने एक गलत चीज़ को जो है वो उस पर समझौता कर लिया तो तुम्हें भी दे देते हैं, मगर मेरे हिसाब में बनता नहीं था उसका। 93-94 के अंदर एक बहुत पॉपुलर लीडर था नेम क्रिस हानी, जो कि साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था एंड ही वाज हेडिंग द आर्म्ड विंग ऑफ द ANC व्हिच इज स्पेयर ऑफ द नेशन। तो इन्होंने कहा जो वाइट अफ्रीकानर्स थे उन्होंने इसको असैसिनेट कर दिया कि मंडेला वाज बाय दिस टाइम ऑब्वियसली एन ओल्ड मैन। सो वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि मंडेला के बाद अगर कोई लीडर बनेगा ANC का तो वो ये बंदा बनेगा जो कि कम्युनिस्ट है। तो इससे वो बड़ा घबरा रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको मरवा दिया। जो स्लो वो ऑफ कोर्स हैड कैंसर, तो वो तो वैसे ही रिटायर हो चुका था। उसके नतीजे में राइट्स हो गए और राइट्स इतने सख्त हुए कि भाई ये तो हमारा हीरो था जिसने साउथ अफ्रीकन के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल की, उसको मार दिया इन्होंने। राइट्स जब हुए तो फिर फाइनली इलेक्शन 94 के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए। जब इलेक्शन हुए, नॉन रेशियल इलेक्शंस, तो ऑब्वियसली मंडेला स्वेप्ट द इलेक्शन, ANC स्वेप्ट द इलेक्शन और एक नई गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप वाज रिस्टोर्ड, sanctions were lifted and South Africa took its seat in the United Nations after 20 years of having been boycotted and excluded from the UN. So this was a big day, 1994, when Nelson Mandela became the president of South Africa. मंडेला ने फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया, डेस्मंड टूटू से कहा कि तुम आओ और देखो कि अपार्थाइड पीरियड के अंदर हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई। UN का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मिशन था, अगर ह्यूमन राइट्स आप पढ़ते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द की वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। उसने फिर एक रिपोर्ट भी लिखी, उसने कहा हाँ जी जो अपार्थाइड सिस्टम है वो एंटी ह्यूमैनिटी है, इंसानियत के खिलाफ था।
ANC से भी कुछ गलतियां हुई, उन्होंने भी कुछ ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस वगैरह किए। विनी मैंडेला, जो मैंडेला की बीवी थी ना, वो ANC को चलाती थी जब मैंडेला प्रिजन में था। और विनी मैंडेला वैसे तो बीबी थी, औरत थी, खातून थी, मगर ऐसी कुछ ढाडी किस्म की खातून थी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो बिट्रे करता था ANC को, उसको ख़त्म कर देती थी। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। तो उसको वो कहते थे ये किस्म की गैंगस्टर भी है और टफ़ी भी है, बहुत टफ किस्म की औरत थी एक्सेट्रा। और मगर उस पर यह भी इल्ज़ाम लगता था कि ये करप्ट भी है। तो इनफैक्ट मैंडेला, once he was freed from prison, he divorced her, etc. And then, although she played a very key role in the ANC movement all those years, etc., but the marriage, etc., fell apart. So, 96 में they adopted a new constitution, नया झंडा, ये वो सब कुछ. National Party withdrew from the coalition, saying it was being ignored. ANC basically came to rule, and so on. मगर अभी तक कोई economic changes नहीं हुए थे. अब मैंडेला ने रिज़ाइन कर दिया कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ. By the way, when he divorced Winnie Mandela, he married Samora Machel's widow, जो कि मोज़म्बिक की फ्रेलिमो के लीडर की widow थी, wife थी. Machel had been killed, etc. They were close comrades, etc. He said, I want to marry you, etc. वो another great revolutionary in her own right. Anyway, तो मैंडेला ने अब रिज़ाइन कर दिया और कहा कि भाई मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकता. और 1999 में फिर इलेक्शन हुआ और थाबो मोबेकी, whom you see over here, he now took over the ANC and ran for elections, and ANC ran for elections, and of course ANC election जीत गई और थाबो मोबेकी became the president. 2004 में दोबारा इलेक्शन हुआ तो ANC फिर 70% वोट से इलेक्शन जीत गई. मगर 2004 तक और इस पीरियड में अब एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया. 1990s में जब तक तो मैंडेला था, उस वक़्त तक तो लोग कहते थे मदीबा जो है वो हमारा हीरो है, जो वो कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं. फिर जब उसकी रिटायरमेंट हुई और फिर वफ़ात हुई तो पीपल वर वेरी वरीड कि अब ANC आगे चल सकती कि नहीं. सो दे वर क्वाइट रिलीव कि जी मोबेकी बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का लीडर है था कि नहीं ANC वापस चल रही है और मोबेकी उसको ठीक चला रहा है, कोई बड़ा स्प्लिट भी नहीं हुआ, कोई मसला भी नहीं पैदा हुआ. सो दे वर क्वाइट हैप्पी. But by the second term of Mbeki, people began to say कि अच्छा यार वो जो सारे racist laws थे, जो सारे एंटी ब्लैक लॉज थे, वो तो ख़त्म हो गए, आपने एक एक करके उड़ा दिए. ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन भी कायम कर दिया. कोई इंतकाम नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्हें टॉर्चर किया, मारा पीटा, ये वो लहू लुहान किया ब्लैक्स को, कोई इंतकाम नहीं लिया. साउथ अफ्रीका बिकेम अ मल्टी रेशियल सोसाइटी, वाइट्स भी हैं, ब्लैक्स भी हैं, इंडियंस भी हैं वगैरह. मगर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा हुई है पिछले 100 सालों के, बल्कि 200-300 सालों की सेटलर कॉलोनियलिज्म के नतीजे में, वो कब एड्रेस करेंगे? लैंड का क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है. माइनिंग और इंडस्ट्रीज, गोल्ड माइनिंग और जो सारी डायमंड माइनिंग, ये तो सारी इकोनॉमी वाइट्स के कंट्रोल में. इस मामले को कब ठीक करेंगे? इस मामले पे ANC के अंदर अब एक स्प्लिट पैदा होना शुरू हुआ. स्प्लिट इस वजह से पैदा हुआ कि ANC जब 50s में ऑर्गेनाइज हुई थी तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट की थी जिसमें उनके कारकुनान घर घर गए और उन्होंने कहा कि हम एक फ्रीडम चार्टर बनाना चाहते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो कैसी सोसाइटी हम बनाएंगे, आप बताएं हमें, आप लिखवाएं. वो उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया और उसको इकट्ठा करके उन्होंने चार्टर लिखा कॉल्ड द फ्रीडम चार्टर. और उस फ्रीडम चार्टर में जो सब लोगों से उन्होंने ये चीज़ें इकट्ठी की, उसमें लैंड रिफॉर्म भी था, उसमें माइनिंग की नेशनलाइजेशन भी शामिल थी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की यानी कि वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी. अब वो किधर गई सोशलिस्ट इकोनॉमी? लोगों ने कहा ANC को तो हमने चार्टर दिया था, फ्रीडम चार्टर, इसी के लिए तो हमने कुर्बानियाँ दी थी, वो किधर गया जो इकोनॉमिक प्रोग्राम था? मुबेकी जो है ही फेल्ट कि नहीं, जो मामला है ना सारा IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया के अंदर, अभी हम सोशलिज्म नहीं कर सकते, हमने IMF से डील करना है, जो वो कहेंगे वगैरह वही हम करेंगे एंड सो ऑन. ये जो न्यो लिबरलिज्म था साउथ अफ्रीका के अंदर, इसकी वजह से ANC के अंदर स्प्लिट आ गया. स्प्लिट ऐसे आया कि जेकब जुमा, हु हैड बीन अ लॉन्ग टाइम मेंबर ऑफ द ANC, वाज पार्ट ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल, जेल भी गया 10 साल, पता नहीं कितने साल वगैरह. उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जो फ्रीडम चार्टर है, इसी की बुनियाद पे हमने आज़ादी हासिल की थी, इसको पूरा करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है. और उसकी पॉपुलैरिटी एकदम से आसमान को छूनी शुरू कर दी और थाबो मोबेकी और जुमा के दरमियान स्प्लिट होना शुरू हो गया. ANC में इनफैक्ट जुमा बिकेम मोर पॉपुलर दैन मोबेकी.
और इनफैक्ट एएनसी का जब अंदर का इलेक्शन हुआ तो जुमा वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एएनसी। अब मोबेकी बड़ा परेशान। जुमा के खिलाफ कोर्ट्स ने करप्शन का केस फाइल कर दिया और इनफैक्ट इवन रेप का केस फाइल कर दिया कि इसने करप्शन भी किया और इसने रेप भी किया एक औरत को। जुमा ने यह कहा कि यह सब झूठे इल्जाम है और मोबेकी बड़े तरीके से पीछे से जो ना मैनिपुलेट कर रहा है कोर्ट्स को, क्योंकि वो फ्रीडम चार्टर को पूरा नहीं करना चाहता। लो जी, जब वो ट्रायल हुए, कई ट्रायल्स थे, जब वो ट्रायल्स वगैरह हुए तो वो प्रूव नहीं कर सके और कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, कहा कि ही इज नॉट गिल्टी। जब नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट आया तो जुमा के सपोर्टर्स तो उभर पड़े। उन्होंने कहा देखा, हम तो हमेशा कहते थे कि मोबेकी की साजिश है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक चीज है क्योंकि वो फ्रीडम चार्टर को इंप्लीमेंट करना चाहता है। तो अब इट सीम लाइक जेकब जुमा कुड इन फैक्ट विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मोबेकी रिजाइंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उस पर इतने लोगों ने इतना कहा कि तुम तो अब वेस्टर्न कैपिटलिज्म के नुमाइंदे बन गए हो और जो फ्रीडम चार्टर उसको पूरा नहीं कर रहे और झूठ भी बोल रहे हो एक्सेट्रा। सो जुमा के खिलाफ जो करप्शन का केस था वो इट फेल अपार्ट। इसका ये मतलब नहीं कि उसने करप्शन नहीं की, शायद की हो, शायद ना की हो, मैंने भी पता, मगर पॉइंट ये है कि केस में वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक है। 2007 के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक भी हुई पब्लिक सेक्टर के अंदर एक्सेट्रा। 4 हफ्ते वो स्ट्राइक चली, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी चली। और 2009 के अंदर जब इलेक्शन हुआ, एएनसी अगेन वन द इलेक्शन एंड जेकब जुमा नाउ वन द इलेक्शन। ओए होए होए। अब जैसे जुमा इक्तदार में आया तो वाइट्स तो घबरा गए। उन्होंने कहा कि इसने तो हमारी सारी चीजें नेशनलाइज वगैरह कर देनी है, सत्यानाश हो जाएगा। एकदम से साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी, राइट आफ्टर द इलेक्शन, एकदम से साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी वेंट इनटू अ टेल स्पिन। 17 years इट हैड बीन डूइंग वेरी वेल, धड़ल करके एकदम से साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी स्टार्टेड टू फॉल। जुमा ने कहा नहीं नहीं, इस तरह नहीं हमने करना वगैरह। ही अपॉइंटेड प्रवीण गोर्धन एज द फाइनेंस मिनिस्टर। अब प्रवीण गोर्धन के बारे में ये वेल नोन बात थी कि ये प्रो कैपिटलिज्म है और ये मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनफैक्ट साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी की यही ख्वाहिश थी, क्योंकि दे हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पुशिंग जेकब जुमा फॉरवर्ड, कि जब जुमा प्रेसिडेंट बनेगा तो जो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी और फिर हम नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करेंगे और जो वाइट डोमिनेशन है उसको ख़त्म करेंगे और कोई सोशलिज्म या कम से कम कोई वेलफेयर स्टेट वगैरह कायम करेंगे। बट Zuma didn't do that, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी was very disappointed and said अब आइंदा हमने जुमा को सपोर्ट नहीं करना। 2013 में मैंडेला passed away the age of 95। पूरी दुनिया से उसके लिए ट्रिब्यूट्स वगैरह आए और सब ने कहा कि भाई he is a hero of Africa and so on। He was very old by that time, obviously age 95। 2014 में फिर इलेक्शन हुआ, ANC फिर इलेक्शन जीत गई और जेकब जुमा won the election again। He was very popular, बड़ा वो अवामी टाइप किस्म का बंदा है, जोक्स वगैरह मारता है, को बहुत पढ़ा लिखा नहीं है मगर अवामी टाइप बंदा है, बड़े जोक्स वगैरह मारता है, गाने गुने गाता है वगैरह वगैरह। लोग उससे बड़े चार्म्ड भी हैं और ऑब्वियसली कह भी ये रहा था कि जो लेगेसी है अपार्थाइड की, इकोनॉमिक लेगेसी, उसको मैं ख़त्म करूँगा। अब जब वो आया तो उसने कहा कि मैं तो फार्म साइज को लिमिट करूँगा एंड आई एम गोइंग टू बैन फॉरेन फार्म लैंड ओनरशिप। अब ऑब्वियसली जो वाइट्स थे वो इस बात से खुश नहीं थे और जुमा ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी उड़ा दिया और जैसे उसने उड़ाया तो जो क्रेडिट रेटिंग थी साउथ अफ्रीका की नीचे गिरनी शुरू हो गई। मार्केट्स का बड़ा अगेन बुरा रिएक्शन हुआ। 2018 तक जुमा पे कई चार्जेस और करप्शन के आ गए और एक चार्ज उसका ये था कि उसने अपने घर को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है, तो उस पर उसने जो पैसे खर्च किए हैं अपने घर में सपोजिटली सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए, वो सिर्फ सिक्योरिटी पे इस्तेमाल नहीं हुए, उससे अपना स्विमिंग पूल भी बना लिया उसने और चीज़ें भी बना ली हैं वगैरह, तो ये करप्शन की है। तो उसका केस ये कोर्ट में गया वगैरह और जुमा ने रिज़ाइन कर दिया। वो केस जो है वो लिम्बो में ही रहा, वो भी कोई क्लियर कट साबित नहीं हो सका, मगर बहरहाल उसने कहा ठीक है मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ शोर आना शुरू हो गया। सिरिल रामाफोसा देन बिकेम द लीडर ऑफ द ANC। साउथ अफ्रीका के अंदर जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसके ये रिजल्ट आया कि ANC गॉट 40% ऑफ द वोट्स। अब ये को बहुत बड़ी तादाद नहीं है क्योंकि ANC एक वक्त में 70% वोट भी हासिल करती थी, 70% वोट, अब उसको 40% वोट मिला। सिरिल रामाफोसा, यू कैन सी हिम ओवर हियर। नंबर 2 पे इज द डेमोक्रेटिक अलायंस, which is the DA,
जो कि बेसिकली वो पार्टी है जो अफ्रीकानर्स की पार्टी है, उसने अपने आप को ज़रा टिश-टॉश करके साफ कर लिया है कि नहीं अब हम अपार्थाइड के ख़िलाफ़ हैं एक्सेट्रा। मगर जो वाइट्स हैं साउथ अफ्रीका में वो इसके लिए वोट करते हैं, ज़ाहिर बात है। ब्लैक्स भी करते हैं बहुत सारे। ही गेट्स 21% ऑफ द वोट एज यू कैन सी दिस पार्टी। थर्ड पार्टी है जेकब जुमा की। उसने ना सिर्फ प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन कर दिया, उसने ANC से भी रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा भाड़ में जाओ तुम सारे, मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ। और उसने जो पार्टी बनाई वो कॉल्ड MK विच इज़ स्पेयर ऑफ द नेशन। उसका सिंबल भी वही है जो कि मैंडेला की और साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी की वो आर्म्ड स्ट्रगल वाला विंग था, जिसने आर्म्ड स्ट्रगल की अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन स्टेट। इनफैक्ट इस पर केस भी हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम कैसे सिंबल ले सकते हो और ये नाम कैसे ले सकते हो, ये तो ANC का आर्म्ड विंग था। मगर वो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीत सके एंड ही गॉट द सिंबल एंड ही गॉट द नेम। तो जेकब जुमा ऑल्सो गेट्स अबाउट 15% ऑफ द वोट। और वो ये कहता है कि मैं तो फ्रीडम चार्टर जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और मुझे तो गलत निकाला गया एक्सेट्रा। मगर उस पर सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई आप इतने साल इक़्तिदार में रहे तो कर क्यों नहीं दिया फिर उस वक्त, जब आए, जब मौका मिला तो उस वक्त तो नहीं किया। एंड द अदर पार्टी इज जूलियस मिलेमा। ये द फोर्थ पर्सन ओवर हियर, दैट्स जेकब जुमा ऑब्वियसली, दिस इज मिलेमा। ही ऑल्सो गेट्स अबाउट 10%, 9.5% ऑफ द वोट्स। ये है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स। कभी अगर आप साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट को देखें तो ये हमेशा लाल कपड़े पहन के आते हैं और कहते हैं हम सोशलिस्ट हैं और ये, और हमने लैंड रिफॉर्म करना है और हमने नेशनलाइजेशन करनी है। तो ये दो पार्टियां जो हैं आप कह सकते हैं कि लेफ्ट विंग है ऑफ द साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट, और ये आप कह सकते हैं सेंटर लेफ्ट पार्टी है, इसको आप कह सकते हैं कि राइट ऑफ सेंटर पार्टी। इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर ANC और डेमोक्रेटिक अलायंस का इत्तेहाद है। तो बहुत सारे लोग ANC को भी कहते हैं इनके साथ अलायंस कर लिया तुमने, इनको छोड़ के, ये ब्लैक्स को छोड़ के तुमने उस पार्टी के साथ अलायंस कर लिया जो कि रिफॉर्म्ड किस्म की वो वाइट्स की रिप्रेजेंटेटिव एंड सो ऑन। बड़ा गलत किया। सो दैट इज़ द करंट सिचुएशन इन साउथ अफ्रीका। सबसे अहम सवाल जो लोगों के जहन पर है वो ये है कि जो कल्चरल लेगेसी थी अपार्थाइड की, जो लीगल लेगेसी थी, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, वो तो सब के सब पाश हो गए, ख़त्म हो गए। दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। उस पर बड़ा फ़ख्र भी करते हैं और वो अपने आप को कहते भी हैं कि वी आर अ रेनबो नेशन। रेनबो नेशन का मतलब ये है कि हमारे में कई मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग रहते हैं और सब हमने इकट्ठे ही रहना है। हम वाइट्स को यहाँ से भगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं वाइट्स यहीं पर रहें, इसी मुल्क में रहें। हम उनको निकालेंगे नहीं, वो भी तो 200-300-400 सालों से रह रहे हैं, हम उनको निकाल नहीं रहे। वो दे आर पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो इट्स अ रेनबो नेशन। जो इंडियंस यहाँ पे आए हैं वो भी हमारे नेशन का हिस्सा हैं, जो चाइनीज़ आए हैं वो भी हमारे नेशन का हिस्सा हैं, जो ब्लैक्स हैं मुख्तलिफ कबीलों से, सब हम एक ही इसमें रहेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो मोनोपोली है ऑफ द रिच वाइट पीपल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक लेगेसी है अपार्थाइड की, उसको कब और कैसे ख़त्म करना है कि नहीं करना, क्या करना है उसके बारे में। क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कई सदियों की लेगेसी है जिसके अंदर ब्लैक्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है। तो हाउ कैन यू हैव नाउ अ ट्रूली रेनबो नेशन जिसमें सब बराबर होंगे और सबके मौके बराबर होंगे, अगर सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर वही एलीट काबिज है जो कि उस हॉरिबल सेटलर कॉलोनियल सिस्टम के नतीजे में काबिज हुई। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन confronting South Africa as it goes forward into the 21st century.